नमस्कार, मैं ऋतु तोमर न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आज के निजी संपत्ति के फैसले को लेकर। दरअसल क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। फैसले में क्या कुछ कहा और ये पूरा मामला क्या था, इस बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में गौरव एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव, क्योंकि निजी संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, जो कि बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए जानना भी, क्योंकि उनका सरोकार उससे है। थोड़ा विस्तार से बताना। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक देश के लिए बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत जो निजी संपत्ति है उसको लेके एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार देखिए, आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो समझना पड़ेगा कि जो संविधान के अनुच्छेद 39(b) का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में किया है, जो भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सरकारी कामकाज के लिए सरकारों की तरफ से भूमि अधिग्रहण की जाती है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो 39(b) है ये किस संविधान के किस अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आती है। सबसे पहले बता दूं मैं अपने दर्शकों की कि जो संविधान का भाग 4 है वो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत 39(b) आता है। अब जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये क्या होता है? ये देश में सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में मार्गदर्शन और कामकाज के लिए मार्गदर्शन देता है। इसमें 3-4 बातें जो हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि ये जो तत्व होते हैं देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं और जो हमारे प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे जो मूल चीज़ें जो दी गई हैं, जो प्रियम्बल का एक तरह से हम देखें तो वो उसको स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। अब देखिए, बात क्या है कि जो इस फैसले के आने के बाद से जो सरकारों की तरफ से भूमि अधिग्रहण की जाती थी उस पे कुछ मनमानी तरीके से जो भूमि अधिग्रहण की जाती थी उस पे अब रोकथाम लगेगा, क्योंकि जो आर्टिकल 39(b) है इसके तहत संविधान में कहा गया है कि राज्य ऐसी नीतियां बनाए कि जो आम लोग हैं वो लाभान्वित हो सके, ना कि जो संपत्ति की जो एक केंद्रित सीमा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में रह सके। इसके अंतर्गत जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो 2 पुराने जो मामले हैं उनको आधार बना के इस पे आदेश दिया है। एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था और दूसरा कर्नाटक राज्य बनाम रेवनाथ रेड्डी का। जो केशवानंद तो ऐतिहासिक फैसला था 1973 में जो आया था और रेवनाथ रेड्डी वाला जो फैसला था वो 1978 में आया था। उसमें कृष्णा अय्यर न्यायमूर्ति थे, उनका जो आदेश था उसको पलटते हुए जो संविधान पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसने 7-2 की बहुमत से इस फैसले को लाया है। अब देखिए, इसके आने से क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद से क्या होगा कि जो मनमानी तरीके से सरकार की तरफ से भूमि अधिग्रहण की जाती थी जो निजी संपत्ति, देखिए इसमें 31C का भी जिक्र किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना तो 31C का भी जिक्र किया। अब ये जो 31C है ये संविधान हमें मौलिक देखिए 12 से और 35 तक जो होता है संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार होता है, तो ये जो 31 आता है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और इसमें निजी संपत्ति का अधिकार आता है 31C में। तो जो निजी संपत्ति का देते हैं इस वजह से जो 39(b) है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो इन दोनों को आपने देखा कि जो राज्य के जो 31C है इसके अंतर्गत जब मौलिक अधिकार हो जाएगा तो जो सरकारें भूमि अधिग्रहण करेंगी, लोगों के निजी भूमि अधिग्रहण करेंगी, उसमें सरकार के अधिकारियों को लोगों को ये बताना होगा कि इस भूमि के अधिग्रहण से कितने नंबर ऑफ लोगों को फायदा पहुंच रहा है, क्या एक समुदाय जो है उसको फायदा पहुंच रहा है। तो इसका एक पूरा लेखा जोखा लोगों के सामने रखना होगा और इससे क्या होगा कि इस फैसले के आने के बाद से पारदर्शिता जो है वो भूमि अधिग्रहण में आएगी। क्योंकि आपने देखा हो कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि सरकार की तरफ से मात्र नोटिस चस्पा कर दिया जाता है घरों पर कि आपको फलाना तारीख को रजिस्ट्री करना है, तहसील में आकर, ब्लॉक में आकर, फलाना जगह पे आकर, और आपको तय समय के अंतर्गत आपको मुआवजा पहुंच जाएगा। तो ये जो पूरा एक विवाद होता था, कई बार होता था कि कुछ एक लोगों के फायदे के लिए, आपने देखा होगा कि कई बार आप जब ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो जो विधायक के लोग होते थे वो अपने निजी फायदे के लिए कई बार सड़कें बनवा लेते थे, तो इससे मात्र 2-4-10 लोगों को ही फायदा होता था। तो इस तरीके की जो अब
अपने लोगों के लिए जो सड़कें बनवाई जाती थी, जो चाहे भूमि अधिग्रहण की जाती थी, उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और निश्चित तौर पे इस प्रकार के फैसले से कहीं ना कहीं ये जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है और ये जो इस वक्त भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता आएगी और एक ट्रांसपेरेंसी के द्वारा लोगों को इससे कहीं ना कहीं राहत की सांस मिल रही है। बिल्कुल गौरव, देखिए गौरव ने काफ़ी हद तक इस फैसले के बारे में आपको समझा दिया है। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे अलग एंगल से। हमारे साथ में पंकज जी जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो 45 साल पहले फैसला सुनाया गया था, जो यहाँ पर रूल था वो कुछ इस तरीके से था कि राज्य सरकारें जो हैं उन संसाधनों पर दावा करती थी जो कि अगर आम लोगों की भलाई के लिए हैं तो उन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती थी, चाहे वो संपत्ति किसी की भी हो, निजी संपत्ति हो। इसके साथ ही वो फैसला आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखी जाती है। इस बात को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए, इसको जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। और आने वाले दिनों में भूमि अधिग्रहण के मसले जो इतने बढ़ रहे हैं उसमें एक नजीर होगा, साबित होगा। 9 जजों का, सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों का बेंच, जिसकी अध्यक्षता खुद जो है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे, वाईडी चंद्रचूड़ कर रहे थे। जो फैसला आया, फैसला मोटा मोटी आप ये देखिए 9 जो है सो 8-1 से आया, नहीं तो 7-1 तो आप इसको बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो एक जज थे उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया, दूसरे तो हाँ और ना दोनों की स्थिति में थे। तो सुधांशु धूलिया, जिन्होंने पूरी तरह से असहमति जताई इस बात पर ना। जी, तो उसके बाद से अब इसमें ये हुआ है, जो सबसे पहले अगर भूमि अधिग्रहण की जरूरत है तो आपको जो सामुदायिक जमीन है या सामुदायिक जो प्रॉपर्टी है उसको आप अधिकृत कीजिए, निजी को मत कीजिए। इसमें अगर निजी को, अब सवाल उठता ही है, अगर निजी का अधिग्रहण अगर जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा तो नई बिल्डिंग्स कैसे बनेंगे, अस्पताल कैसे बनेंगे, सड़क कैसे बनेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी साफ दिया, जो मैं समझ पा रहा हूँ। उसमें ये कहा गया है जो अधिग्रहण अगर बहुत जरूरी है तो अब निजी को भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, उसमें पारदर्शिता उनको करना होगा। जो जिस एरिया का, जिस जमीन का हम अधिग्रहण करने जा रहे हैं उसका क्या मकसद है, उससे कितने लोगों को फायदा होगा। उसके बाद से इसका जो अधिग्रहण के बाद जो जमीन जिनका कट रहा है उनसे पहले सहमति लेनी होगी। उस सहमति के बाद जब उनसे सहमति उनको मिल जाती है, उसके बाद से वो उसका जो उचित जो मुआवजा होता है वो मुआवजा दिया जाएगा। फिर जमीन के जो कागजात, जैसे जमीन का ये करना पड़ता है, रजिस्ट्री करना पड़ता है, वो होगा। फिर उस पर जो विकास के कार्य होंगे। तो इसमें बेसिकली जो अधिग्रहण अभी भी, जो इसका मतलब ये नहीं जो सरकार ने अधिग्रहण कर ही नहीं सकती है जमीन, ऐसा कुछ नहीं है। ये जजमेंट में सरकार अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके कुछ नियम होंगे, कायदे कानून होंगे, जिसके तहत सरकार जरूरी कामों के लिए, ऐसा नहीं जो एक छोटे समुदाय को जरूरत है या फिर मतलब अधिकारी अपने मनमानी से करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक गैजेट करना होगा, नोटिफिकेशन जारी करना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो जिन लोगों का उसमें जमीन आ रहा है उनको सहमति लेनी होगी। उस सहमति के बाद जो है सो मुआवजे की बात होगी। मुआवजा प्रॉपर होने के बाद उसके बाद ही वो प्रोजेक्ट और वो काम शुरू हो पाएगा। जो कि जमीन अधिग्रहण को लेके जो लंबे अरसे से जो एक विवाद चला आ रहा था, कई बार हम देखते थे जो अधूरे काम अटक जाते थे, बीच में अटक जाते, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई काम शुरू होगा तो जमीन अधिग्रहण हो जाने के बाद ही वो शुरू हो पाएगा, उससे पहले वो शुरू नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 तर्क दिए हैं। 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से अलग है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देश की उभरती चुनौतियों का सामना करना है। ये दूसरा तर्क है। तीसरा, पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जस्टिस अय्यर के इस फिलॉसफी से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति सहित हर संपत्ति को सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। ये तमाम 4 तर्क हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पंकज जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा फैसला है अधिग्रहण को लेकर। आप आए दिन कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं, कोई ना कोई मामले सामने आते रहते हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ी सहूलियत आम लोगों को इस फैसले के बाद हो जाए। इसमें कोर्ट ने साफ कहा है जो सरकार निजी संपत्तियों को मनमाने ढंग से अपने कब्जे में ले रही है, उनके मतलब जो भी सुनवाई के दौरान है, तो उसके ये ऐसा सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। जरूरी है तो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने
जो 1978 में जो इसका जस्टिस कृष्ण अय्यर का जो फैसला था, तकरीबन जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं 45 साल पहले का, उसमें उन्होंने जो ये फैसला दिया था तो उसमें ये बोला था जो सामाजिक परिकल्पना जो उनका था सामाजिक भलाई के लिए, उसके लिए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ठीक है सोशलिज्म ठीक है, लेकिन अब हमारे जो 1990 के बाद से देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की इकोनॉमी और देश का जो पॉलिटी है, देश का जो सिनेरियो है वो चेंज हुआ, तो इसमें जो जमीन का अधिग्रहण और जो भी है उसमें भी एक बदलाव होना चाहिए। तो उस लिहाज से ये है एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इससे लोगों को जो उनका उचित हक मिलेगा और सरकारी अधिकारी और सरकार जो है सो मनमाने अधिग्रहण में नहीं कर सकती है। तो चलिए, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैसला बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से आप पूरे वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा कि आखिर किस तरीके से ये आपके काम आ सकता है। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।